शाम के करीब 7 बज रहा था। हाईवे हाईवे पर एक दारू का ठेका और वहाँ पर एक 25 वर्षीय नौजवान ठेके वाले से बार बार आग्रह कर रहा है, अरे भैया जी, कुछ पैसे ही तो कम हैं, मैं तो रोज़ का आपका ग्राहक हूँ, लाइए ना, मेरा सामान तो दे दीजिए। लेकिन जो ठेके वाला है कहता है, भैया ये उधार नहीं चलता है, नगद दो और पूरे पैसे दो, यहाँ उधार खाता मैं किसी का नहीं खोलता। लेकिन वो लड़का 25 वर्षीय नौजवान और वो बार बार आग्रह कर रहा है, भैया मैं कल दे दूंगा ना, कल मेरी सैलरी मिलेगी, कल मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा, आज मेरे पास इतना ही है, आप मेरी वाली बोतल दे दो ना। लेकिन वो जो दारू का ठेके वाला है कह रहा है, भैया आप साइड में हट जाओ, दूसरे को आने दो, इतना टाइम मेरे पास में नहीं है तुमसे बात करने के लिए, जब पूरा पैसा हो तब मेरे पास में आना और तब बोतल ले जाना। लड़का हार नहीं मानता है। जो भी लोग वहाँ दारू खरीद रहे हैं आज सबसे कह रहा है, भैया आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो ना, मेरे पास पैसा कम है, आप मेरी मदद कर दो ना, कल मैं सैलरी मिलेगी ना तो मैं आपको दे दूंगा, लौटा दूंगा, पक्का वादा करता हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात को अब सुन नहीं रहा था। सब उसको देखते थे अनसुनी करके। अब ठेके पर जाते थे, अपना सामान खरीदते थे, दारू के बोतल, और फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए चल देते थे। मन ही मन कहते थे कि ये तो हर 2-4 दिन में ऐसा ही ड्रामा करता है, ये किसी का पैसा कैसे लौटाएगा। आखिर वो लड़का कौन था? बड़ा बेचैन हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लड़का फिर आता है ठेके पर, भैया भैया मेरी मदद कर दो ना, कल मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन वही ठेके वाला फिर उसको झिड़कता है, अरे भैया जा, अपना काम कर, मेरा टाइम मत खराब कर, दुकानदारी मेरी करने दे। और तब उसी टाइम कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, कहता है, भैया इधर आओ, क्या चाहिए आपको, इतना क्यों तड़प रहे हो। और तब कहता है, भैया कुछ पैसे मुझे दे दो ना, देखो मेरे पास में इतने पैसे हैं, अब थोड़ा सा कुछ कम पड़ रहा है, मुझे अपनी बोतल खरीदनी है। और तब वो कहता है, वो भी अब वो भी लगभग सेम उम्र का था, और कहता है, भैया मेरे साथ में आओ, क्या लेना है आपको, दारू मिलेगी, आओ मेरे साथ में, जो चाहोगे आपको मिलेगी। नौजवान खुश हो जाता है, कहाँ चलना भैया, कहाँ चलना है। और तब वो कहता है कि नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, एक गाड़ी दिख रही है सफ़ेद रंग की गाड़ी, बस वहीं तक चलना है, और इसके बाद जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। लड़का बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगा कि सच्ची में मुझे जो चाहे वो मिलेगा, मुझे दारू मिलेगी, मुझे खाना मिलेगा। और तब वो लड़का कहने लगा, हाँ हाँ सब कुछ मिलेगा, आओ तो सही। वो लड़का खुश हो जाता है और फिर दोनों उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है और फिर उस लड़के को कहा जाता है, गाड़ी के अंदर जाकर बैठो। और लड़का बड़ा खुशी खुशी उस गाड़ी में देखता है और फिर अंदर चला जाता है। गेट बंद हो जाता है और फिर गाड़ी दौड़ने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी मैं आपको शुरुआती सुना रहा था, ये कहानी है सतीश की। सतीश छत्तीसगढ़ की 2004 की ये घटना है, ये कहानी है। इस कहानी में जो आपने सुना बिल्कुल 100% सच था। और सतीश ऐसे ही थे। सतीश के माँ बाप नहीं थे, मामा के घर अब पले बढ़े थे, और कुछ टाइम तक तो मामा अब उनका सेवा भाव करता रहा। लेकिन एक विशेष उम्र में जब पहुंचते हैं तब उनको सतीश बोझ लगने लगता है। सतीश को अब कहता है, भाई अपना काम धाम कर, तभी तेरा पेट भरेगा, मैं तेरा कोई ठेका थोड़ी ले रखा हूँ। इसके बाद सतीश होटल में जॉब करते हैं, वेटर का काम करते हैं। धीरे धीरे अब ऐसा करते हुए उनकी उम्र अब 25 साल हो चुकी थी। मामा के घर जाते थे, मामा कहते थे कि जब तेरे पास में पैसा आया ना तभी तू मेरा घर आना, खाली हाथ कभी मत आना। अब ले दे के उनका मामा ही थे उनके रिश्तेदारी में, और कोई अब उनको जानता तक नहीं था। सतीश जो थे ना, अब सारा कुछ काम करने के बाद अब एक ठेकेदार के पास लगे हुए थे।
वहाँ पर मुंशीगिरी करते थे और जो भी पैसा मिलता था आधा पैसे अपने मामा के पास अब दे देते थे और आधा पैसा अपने ऊपर खर्च करते थे। आदत पड़ गई थी। ठेकेदार के काम में जो मजदूर मिस्त्री थे अब उनको आदत लगा चुके थे। आदत आज से नहीं, बहुत पहले से लगी हुई थी दारू पीने की। और शाम को जब तक उनको दारू ना मिले ना, तब तक वो चैन से बैठते नहीं थे। चाहे कहीं से भी मिले, चाहे उसके लिए किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़े, वो कर लेते थे। और ये जो गाड़ी वाला किस्सा बताया ना कि गाड़ी में वो बैठ चुके थे, वाकई में उनके साथ उस शाम को ऐसा ही हुआ था। जब वो देखते हैं कि अरे ये गाड़ी में मुझे अब बुलाया जा रहा है, वो समझते नहीं है कि आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझसे क्या काम लेने वाले हैं लोग, उनको कुछ पता नहीं है। वो तो दारू बस मिल जाए उतना ही उनके लिए काफ़ी था। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चल पड़ती है। आप देखते हैं कि उनके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। ज़्यादा बूढ़ा नहीं, 50 के आसपास का बैठा हुआ है। सफ़ेद मूछें, सफ़ेद दाढ़ी उसकी, सफ़ेद बाल, और लगातार सतीश को घूर रहा है। अब बार बार कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, ये दारू जो है ना देसी है, मैं तो तुम्हें विदेशी दारू पिलाऊंगा। अब मेरे घर पर चलो और देखो वहाँ तो दारू की नदियाँ बहती है, जी भर के पियो, जो खाना है खाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छूट दे दूंगा। सतीश बड़ा खुश हो जाते हैं। दारू की तलब लगी रहती है। हाँ, कहते हैं कि अभी तो दे दो मुझे, अभी मेरी प्यास लगी हुई है, मुझे दारू की तलब लगी हुई है। और तब वो बूढ़ा दारू का एक क्वार्टर दे देता है जो अपने पास रखे होता है। सतीश उसका ढक्कन खोलते हैं, गटागट अब पी लेते हैं। और तब उनको जैसे थोड़ा चैन पड़ता है। और तब उनके दिमाग खुलता है कि अरे साहब, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, अब मुझसे क्या काम चाहिए आपको, आप मुझे यहीं बता दो, तब मैं आपके साथ चलूँगा। सतीश के साथ में बैठा हुआ वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई गलत काम के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन सतीश अब अपने पावर में आ चुके थे, नशा चढ़ गया था। उनको लगने लगा कि कहीं मैं गलत हाथों में शिकार तो नहीं हो रहा हूँ। वो अड़ियल रुख अपना लेते हैं कि साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम भी तो होना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अब मुझसे आप क्या काम लेने वाले हो? जब तक आप नहीं बताओगे आप गाड़ी रोक दो, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। गाड़ी रुक जाती है। बुजुर्ग ड्राइवर से बोलता है भाई गाड़ी साइड में कर लो। तब सतीश को कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी ऐसा करता। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या मेरे लिए कर सकते हो। फिर वो बताने लगता है कि देखो एक ऐसा काम है जो तुम आसानी से कर सकते हो, और तुम्हारे जैसा लड़का मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अब मुझे मिला नहीं। आखिरकार तुम मुझे इस दारू के ठेके पर मिल चुके हो। अब एक छोटा सा काम है जो मैं तुम्हें बता दिया, अब बदले में मैं तुम्हें लाखों रुपए देने वाला हूँ इस काम के बदले में। तो बोलो क्या यह काम करोगे? अब बदले में जो चाहो कि तुम्हें खाने पीने की, हमारे घर पे रहने की आज़ादी, दारू जितना मर्जी पी सकते हो, लेकिन ये मेरा काम पूरा होना चाहिए। सतीश अब सारी बात समझ चुके थे। लाखों रुपए के मामला था, लाख रुपए आ जाए अब किसको बुरा लगता है। कहने लगे इसमें कोई मेरे लिए खतरा तो नहीं है। अतः वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, खतरा नहीं है, जिस तरह से मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम अगर अपनी मर्जी से चलते हो जगह पर तो तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। सोच लो, समझ लो, अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। गाड़ी रुकी हुई है। दरवाज़ा खोल देता है। सतीश सोचने लगते हैं कि मैं करूं क्या, ऐसा मौका तो अभी तक आया नहीं, और लाखों रुपए के सवाल है, और साथ में बहुत सारी अब सुविधा मिल रही है, घर में रहने की आज़ादी, कोठी में रहने की आज़ादी, और साथ में अभी जो मर्जी खाओ पियो, अब दारू की कमी नहीं रहेगी। सोचने लगते हैं कि मैं ठेकेदार के पास में नौकरी करता हूँ और उसमें से जो भी कमाता हूँ आधा पैसे तो मामा के घर पर दे देता हूँ, और मामा हमें रूखी सूखी रोटी देते हैं,
और थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए बचाता हूँ और जो मैं दारू पीता हूँ, और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, फिर हमें दोस्तों से कर्जा मांगना पड़ता है। आज तो ऐसे ही हालात थी मेरी। मेरे पास दारू खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। मैं लोगों से अब भीख मांग रहा था, लेकिन कोई दे के राजी नहीं था। तो क्या ये अवसर को हमें छोड़ना चाहिए या इसको हाँ बोलना चाहिए? उनकी अंतरात्मा बोलती है कि इस अवसर को तू छोड़ मत, इस अवसर को तू लपक ले। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, जो चाहेगा ऐसा ही होगा। लाखों रुपए के सवाल है और ऊपर से तुझे कोठी में रहने का अवसर मिल रहा है, खाने पीने की पूरी छूट मिल रही है। अब क्या चाहिए तुझे? सतीश पूरा समझते हैं, मन की बात को सुनते हैं और कहते हैं कि सेठ जी मुझे मंजूर है, लेकिन शर्त यही है कि मेरे साथ में कुछ अब खतरा पैदा ना हो। बुजुर्ग व्यक्ति हंसने लगता है और कहने लगता है कि डरो मत, अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे ना तो तुम पर कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी मर्जी बिल्कुल मत चलाना। और इसके बाद गेट बंद होता है गाड़ी का और गाड़ी फिर दौड़ पड़ती है। सतीश अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। अब तो लगता है कि उनकी जेब में लाखों रुपये आ चुका है। अब तो वो राजा बन चुके हैं, सपनों की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं। अब तो मैं जो चाहे जो मर्जी करूँगा, अपने लिए एक नया घर लूँगा, किराए का बेशक हो, और फिर उन पैसों से मैं अपनी शादी करूँगा, अपनी पत्नी को ले आऊँगा, हमारा एक खुशहाल परिवार होगा। सपने बुनने लगते हैं। अब इसके बाद गाड़ी चलती जाती है, जा कर के अब एक कोठी के पास रुकती है। बड़ा सा कोठी है वो, लेकिन अंधेरे में डूबी हुई है। बाहर और भी कोठियाँ हैं, लेकिन सब सुनसान लग रही है, जैसे सब लोग अंदर सो चुके हैं। अब रात भी हो चुकी है। इसके बाद गाड़ी वो गेट के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर सतीश को बोला जाता है कि आप उतरिए, चलिए अब अंदर। बुजुर्ग व्यक्ति आगे आगे और सतीश पीछे पीछे। ड्राइवर गाड़ी के पास रुक जाता है और जब ये लोग चले जाते हैं, कोठी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो ड्राइवर सही में मुस्कुराने लगता है कि चलो साहब का एक बकरा मिल चुका है, अब इसका भी ना जाने क्या होगा। मन ही मन वो मुस्कुराता है, हंसता है और फिर अपनी गाड़ी को पार्किंग साइड में लेके चला जाता है। अब उधर सतीश बुजुर्ग के साथ कोठी में दाखिल होते हैं। इतनी बड़ी कोठी में अब सतीश को दिख रहा है कि एक बुजुर्ग के अलावा और कोई नहीं है। तो क्या बुजुर्ग का कोई परिवार नहीं है? बुजुर्ग उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाता है और कहता है कि सतीश, सबसे पहले तुम अपने आप को फ्रेश करो। तुम्हारे साइज के कपड़े तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और फिर मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े कल बनवा दूंगा। तुम्हारे शरीर से गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है, तुम पहले नहा धो लो और तब तुम मेरे सामने में बैठना। सब कुछ मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करा दूंगा, कहीं तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सतीश को और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था। जिस पैसे के लिए यहाँ पर आए थे, पैसे की जरूरत था और दारू फारू और सब उनको मिलना चाहिए था वक्त पर। हाँ, उसके बदले में कुछ काम भी तो करना था। सतीश अब अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर वो क्या काम बताए थे। सोचने लगते हैं और लगने लगा कि हाँ, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, अब इसमें डर का क्या बात है। आखिरकार नहाते हैं, धोते हैं और फिर वो बुजुर्ग के सामने आते हैं। कपड़ा बुजुर्ग देता है कि ये पहन लो, अब थोड़ा सा ढीला तो है, लेकिन आज का काम चल जाएगा। कल तुम्हारे लिए मैं बहुत सारा कपड़े खरीद दूंगा, तुम टेंशन मत करो और आज एडजस्ट कर लो। क्या खाओगे? तब सतीश अपनी ख्वाहिश बताते हैं कि मुझे तो नॉनवेज पसंद है। और वो भी बुजुर्ग व्यक्ति खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मेरी भी यही पसंद है, चलो अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब इसके बाद नौकर को बुलाते हैं और नौकर कौन होता है? तो वही ड्राइवर को बुलाते हैं और फिर आदेश देते हैं कि चले जाओ फलाने होटल पर, हाँ वहाँ से 2 आदमियों के लिए नॉनवेज खाना लेके आओ। नौकर चला जाता है और इसके बाद वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं दारू के इंग्लिश की बोतल खोलते हैं, विदेशी। अब फिर वो विदेशी बोतल देख करके सतीश खुश हो जाते हैं और कहने लगे तो ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था, ये तो बहुत कीमती है, पता नहीं कैसा इसका स्वाद होगा। लेकिन जब वो पीते हैं तब उनको लगता है कि हाँ, ये विदेशी दारू है।
बातचीत शुरू हो जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति उनसे कहता है कि सतीश, तुम मेरी बात को समझ गए हो ना? मैं तुम्हें किस काम के लिए बुलाए हैं तुम्हें याद है ना? हाँ, तब सतीश कहते कि हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। हाँ, वो मैं काम बिल्कुल करके दूंगा। अब बुजुर्ग व्यक्ति फिर से उनको समझाने लगता है कि सतीश देखो, अब इसको तुम हल्के में मत लेना। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। एक गलती तुम पर भारी पड़ सकती है। हाँ, उस जगह पर मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को अमल में लाना पड़ेगा। हाँ, वो जो मटका है ना जिसके बारे में तुम्हें बताया है, वो ज़मीन के अंदर में है। हाँ, वो तुम्हें निकाल के सही सलामत मुझ तक पहुँचाना है। हाँ, इसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और भी कुछ दूंगा जब ये काम पूरा हो जाएगा। सतीश को तो बहुत कुछ आप जानकारी लेनी थी कि आखिर उस मटके में क्या है, लेकिन उस टाइम आप पूछ नहीं रहे थे, दारू पीने में मगन थे। इसके बाद अब ड्राइवर पहुंच जाता है खाना पीना लेकर के, आप मज़े में खाते हैं। फिर बुजुर्ग कहता है कि आओ मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आओ, फिर बुजुर्ग के साथ अब पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बुजुर्ग एक कमरा दिखाता है जिसमें सब कुछ सजा हुआ है। बेडरूम है, बहुत ही महंगा फर्नीचर सब कुछ लगा हुआ है, पर्दे से लेकर के गद्दे तक बहुत ही लग रहा है कि सब कुछ विदेशी है। बुजुर्ग इशारा करता है कि आज के बाद ये कमरा तुम्हारा, जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहोगे। और ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, उस काम होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सतीश जब ये सब देखते हैं कि काश ये अपना हो जाता, सपना देखने लगते हैं। तब तक बुजुर्ग कमरे से बाहर निकल जाता है, दरवाज़ा खींच देता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, खटाक से आवाज़ आती है। तब सतीश का सपना टूटता है। नशे में होते हैं। फिर देर नहीं होती है बिस्तर पर गिरने में। कुछ ही देर के बाद में सतीश खर्राटे भरने लगते हैं। अगली सुबह सतीश जब नींद से जागते हैं तब सोचने लगते हैं कि अरे ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। मैं अमावस की रात को अब उस जगह पर जाऊंगा, उस पुराने खंडहर में। फिर उस जगह को मैं कैसे तलाश करूंगा जहां पर वो मटका गड़ा हुआ है, कैसे मैं कर पाऊंगा। सतीश को लगने लगा कि मैं ये काम को अब कैसे ले लिया, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। सतीश अब अपना जबान दे चुके थे। उनको लगा कि ना, अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अब उनको शरीर में थोड़ा डर व्याप्त हो चुका था। उनको लगने लगा कि जो मैंने नशे में और अपना जोश में ये काम को लिया था, मुझे नहीं लगा कि इतना बड़ा मुश्किल काम होगा। ये तो भूत प्रेत का मामला है। मुझे उस खंडहर में भेजा जा रहा है जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, और वो भी अमावस की रात को। ये अकेले मैं कैसे कर पाऊंगा? और ये जो साहब हैं ये भी तो नहीं रहेंगे, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं होगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? कहीं मैं मारा ना जाऊं। सतीश के मन में अब बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि ये मैं काम लेके बहुत बड़ा गलत किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए? मुझे इस काम से छुटकारा पाना चाहिए? मैं जाकर सीधा बोल देता हूँ कि साहब मुझसे अकेले नहीं होगा। और सतीश अपने मन में यही सब सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन हिचक रहे हैं कि फिर मुझे लाखों रुपए नहीं मिलेगा, फिर मुझे ये सब दारू नहीं मिलेगी, इस घर में रहने का नहीं मिलेगा। मन में दोनों तरह का विचार चल रहा है, लालच भी आ रहा है और फिर कहने कि इस काम में खतरा भी है। लेकिन आखिरकार लालच जीत जाता है। कहता है क्या है, अब हमारी ज़िंदगी में अब हमारे आगे पीछे तो है नहीं। अगर मैं उस काम में सफल हो जाता हूँ तब तो मेरे एक तरह से मैंने बहुत सारा पैसा मिल सकता है। मैं अब अगर मर भी गया तो मेरे पीछे कौन रोने वाला है? एक मामा जी हैं और वो भी मुझे अपना घर में कहाँ रखती हैं, पैसे के लोभी हैं। जब मैं कमा के देता हूँ तब मुझे रुखी सुखी मिलती है, नहीं तो वो तो मुझे अपने घर में अब ऐसे घुसने भी नहीं देंगे।
मन ही मन विचार करने लगते हैं और तब कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। जब मैंने अपना काम ले लिया हूँ तो इसको मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी कब अमावस की रात है उनको तो कुछ भी मालूम नहीं था। अब आँख खुल चुकी थी और फिर अब अपना कमरे से निकलते हैं। अब उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर वो साहब का निवास था, साहब रहते थे। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो ड्राइंग रूम में चलो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। साहब तो दूसरी साइड से कहीं बाहर से आ रहे थे। सतीश देखते हैं और फिर ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद साहब आते हैं और कहते हैं कि सतीश, कुछ देर के बाद में मैं ड्राइवर को बोलूँगा और तुम चले जाना बाज़ार, वहाँ पर अपने मन माफिक कपड़े खरीद लेना और जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें ले लेना। हाँ हाँ, अभी तो हमारे पास वक्त है, हम पूरी तैयारी कर सकते हैं। सतीश पहली बार बोलते हैं कि साहब ये काम कब होगा, अमावस कब की रात कब की है? वो जो बुजुर्ग थे हंसने लगे और कहने लगे, घबराओ मत, अभी हमारे पास में पूरे 3 दिन बाकी है। अभी आराम से विचार विमर्श करेंगे, इस पर सोचेंगे विचारेंगे। अभी चिंता मत करो, अभी हमारे पास में पूरे 3 दिन हैं। तब तक जाओ, ड्राइवर के साथ में बोल देता हूँ और जाके अपने लिए कपड़े लत्ते लेके आना। जो तुम्हें ज़रूरत की चीज़ लगती है अपने लिए वो तुम खरीद सकते हो। अब इसके बाद सतीश जो है ड्राइवर के साथ बाज़ार चले जाते हैं। जो भी उनको अच्छा लगता है कपड़े लत्ते जो पहनना चाहते थे वो खरीद लेते हैं। जो उनको इच्छा होती है कि और ये भी चीज़ लेना चाहिए वो भी लेते हैं। सारा पेमेंट ड्राइवर करता है। सतीश बड़ा खुश हो जाते हैं कि देखो अब मैं कैसा लग रहा हूँ नए कपड़े पहनने के बाद में। बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग घर लौटते हैं। अब जो दिनचर्या होती है वैसी दिन के अब ख़त्म होने लगती है। रात आती है। रात को ड्राइंग रूम में अब साहब बुलाते हैं, आओ सतीश बैठो। सामने बोतल रखी हुई है। सतीश देखकर के ललचा जाते कि साहब तो ये हमेशा महंगे वाली दारू पीते हैं, ये तो मेरी बुत्ते की बात नहीं है, ये तो विदेशी दारू है। अपने लिए तो देसी ही दारू सही है, मैं इतने पैसे कभी खर्च नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ तो मुफ्त का माल था तो लालच तो आना ही था। सतीश देखते हैं कि कब बोतल खुलेगी। आखिरकार बोतल खुलती है। सारा खाने पीने का सामान टेबल पर रखा हुआ है। अब पीने पिलाने का दौर चलने लगता है। आखिरकार सतीश अब दारू पी करके अब सुरूर में आ जाते हैं। खाना पीना उसी टेबल पर हो जाता है और तब अब उनके अंदर में एक जोश भर जाती है, सुरूर आ जाता है। और तब कहते हैं साहब से कि साहब मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? साहब हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ पूछो, जो पूछना है, डरो मत, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। और तब सतीश पूछते हैं कि आखिर उस मटके के अंदर में ऐसी क्या चीज़ है? साहब घूर के देखते हैं और कहते हैं तुमने गलत सवाल पूछ लिया। वो मटके में क्या है उससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बस वो बंद का बंद मटका मेरे हाथ में मिलना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात को? इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई सवाल अगर आ रहा हो तो उसके बारे में पूछो। मैं हर एक चीज़ का सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उस मटके के बारे में दोबारा मत पूछना। साहब देखने में नाराज लग रहे थे। सतीश अब ड्रिंक तो किए हुए थे लेकिन समझ गए थे कि मैंने गलत सवाल पूछ दिया। और तब कहने लगे कि साहब सपोज करो मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ आप बता रहे हो, आप दिखाओगे भी, लेकिन वहाँ मेरी मदद करने के लिए कोई होगा क्या? साहब अब सतीश की तरफ फिर घुर के देखते हैं और पूछते हैं कि सतीश क्या तुम डर रहे हो? अगर डर रहे हो तो इस काम को छोड़ सकते हो, अभी भी तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। डर वाले इंसान को हमारे पास में कोई ज़रूरत नहीं है। सतीश को लगा कि ये भी सवाल मैंने गलत पूछ लिया। और तब कहते कि नहीं साहब मैं डरा नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो मदद के लिए होना चाहिए। अगर मैं उस टाइम कुछ मेरे साथ में हो गया तो आपको कैसे खबर मिलेगी? तब साहब मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे कोई होगा जो तुम्हें तो देखेगा लेकिन तुम उसको देख नहीं पाओगे। सतीश अब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा कौन हो सकता है? साहब कहते हैं कि इसे तुम्हें कोई सरकार नहीं होना चाहिए,
तुम्हारे पीछे कोई ना कोई जरूर होगा, वो तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखे होगा जब तक उस काम को तुम पूरा नहीं कर लोगे। तुम अपने आप को अकेले मत समझो। अगर तुम्हारे साथ में कुछ होता है तो उसकी भी खबर मुझे मिल जाएगी। और वो जो तुम्हारे साथ में होगा वो तुम्हारी कुछ मदद भी करेगा। सतीश बड़ा हैरान रह गए थे कि आखिर मेरे पीछे कोई होगा, मेरी अब वो दिखाई नहीं देगा, ये कैसे हो सकता है। कभी भी भूत प्रेत के चक्कर में सतीश पड़े नहीं थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब करूं ये काम या ना करूं। लेकिन अगर काम नहीं करते हैं तो लाखों रुपए बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो महल में रह रहे हैं सब कुछ उनसे छिन जाएगा। अब एक तरह से अब लालच में पड़े हुए थे कि अगर मैं ये काम छोड़ता हूँ तब तो मेरे लिए नुकसान होगा। चलो ये काम कर लेते हैं, देखा जाएगा। अब इसके बाद साहब कहते हैं कि सतीश, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देखो तुम्हारे मन में कोई डर है, कोई भय है तो तुम इस काम को आसानी से अब छोड़ के जा सकते हो। मैं तुमसे कुछ बोलूँगा नहीं कि तुम पर मैंने इतना रुपया खर्च किया है, तुम उसकी भरपाई कर दो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें काम समझ में आता है तब करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, इसमें खतरे भी हैं, मैं इससे कोई अब दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हें स्पष्ट रूपों से सब कुछ बता दिया हूँ पहली बार, और आज भी बताता हूँ कि जब तुम मटका लेने के जाओगे ना अमावस की रात को, एक खास समय होगा। खास समय के बाद में उस खंडहर में जाना है। और फिर वो तुम्हें जिस जगह पर मटका होगा ना, वहाँ से एक आवाज़ अब तुम्हें सुनाई अब देने लगेगी, जैसे कोई गीत गा रहा हो, कोई गुनगुना रहा हो। तुम आसानी से उस जगह तक पहुँच सकते हो। मटका तुम्हें खुद संकेत देगा कि मैं इस जगह पर हूँ। और फिर तुम्हें थोड़ी सी खुदाई करनी है और उस मटके को उठा लेना है। लेकिन हाँ, तुम्हारे तरफ में अब भूत प्रेत का अब नज़र रहेगी। हो सकता है कि तुम पर कोई हमला भी करे, लेकिन तुम्हारे शरीर को अब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके लिए मैं बहुत सारे तुम्हारे ऊपर इंतजाम करके भेजूँगा। तुम्हें डरने की अब इतनी ज़रूरत नहीं है। साहब सब कुछ बताते हैं और तब जो संतोष हैं सपना सर हिलाते हैं। कहते हैं कि साहब, मैं आपके भरोसे हूँ, ये काम मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आखिरकार मीटिंग ख़त्म होती है, खाने पीने का दौर ख़त्म होता है। अब फिर साहब कहते हैं जाओ आप आराम करो, अभी हमारे पास में पूरे 3 दिन हैं। 3 दिन में जो तुम्हारे मन में इच्छा है, ये तुम्हारा घर है, कहीं घूमना है, फिरना है, गाड़ी मेरे पास में है, ड्राइवर है, तुम लेके जा सकते हो। अपना मन मर्जी का काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जो रुपया पैसा खर्च होगा सब कुछ मेरा होगा, तुम एंजॉय कर सकते हो। अब सतीश को क्या चाहिए? और उनके मन में तो बहुत सारी ख्वाहिशें थी और ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। अब ऐसे मामा के घर में तो कुछ भी नहीं पा सके। ना तो माँ बाप का प्यार मिला, ना वो जीवन मिला जो एक्चुअल में होना चाहिए माँ बाप के साथ में, वो तो मिला ही नहीं। मामा तो मामा ही होता है, और मामा कहाँ तक उनकी अब वो देख रेख करेगा। वो खुद जानते थे कि मेरे साथ में बचपन में क्या हुआ, कैसे कैसे मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं होटलों पर काम किया, तरह तरह के मैंने मेहनत मजदूरी की है, तब मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन था तो मामा के घर पर। अब एहसान मानते हैं, चलो अब जैसा भी किया, मामा तो मामा ही है ना, उसी के घर में मैं इतना बड़ा हुआ हूँ ना, तो कुछ पैसा मिलेगा ना तो उसमें मामा को भी दूंगा, और कुछ पैसे अपने लिए अब मैं खर्च करूँगा। मैं अपनी शादी करूँगा, अपने लिए घर लूँगा, मामा के घर में छोड़ दूँगा। प्लानिंग कर लेते हैं, अपने बिस्तर पर अब सो जाते हैं। अब फिर गहरी नींद आ जाती है। जैसे उनकी आँख खुलती है ना, जैसे उनको लगा कि कोई उनको उठा रहा है, जैसे सपने की दुनिया में हो, ऐसा लग रहा है। लाइट वो बंद करके सोए थे, लेकिन जब आँख खुली तो हल्की फुल्की लाइट अब जलती हुई नजर आ रही है। उस कमरे में अंधेरा नहीं है, उजाला सा हुआ पड़ा है। आज जो देखते हैं ना तो समझ जाते हैं कि नहीं, यह वास्तविक दुनिया तो हो ही नहीं सकती, ये तो मैं सपने के अंदर में हूँ। एक खूबसूरत लड़की उनके बिस्तर पर बगल में लेटी हुई है, और वही उनको उठा रही थी। कह रही थी कि सतीश उठो, सतीश उठो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सतीश उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो सतीश। बार बार उनको उठा रही थी। और तब सतीश दारू का सुरूर
उनका टूटा था। हाँ, तब आंखें फाड़ फाड़ के उस लड़की को देख रहे थे। उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे पियक्कड़ के पास में, अफक्कड़ के पास में ये खूबसूरत लड़की का कोई काम ही नहीं है। इस घर में तो कोई लड़की थी ही नहीं। ये तो बस हम जैसे कोई जैसे साहब थे, मैं हूँ, और कोई लड़की इस घर में मैंने तो देखा नहीं, एक ड्राइवर के अलावा। तो ये ज़रूर मेरा सपना ही होगा, ये सपने के अंदर में हूँ। लेकिन लड़की कहती, सतीश उठो, आंखें खोलो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम जाग जाओ सतीश, उठो उठो, नाम लेके पुकारती है। आज तब सतीश को लगा कि कहीं मैं सपने में हूँ। फिर अपने हथेलियों को अब पकड़ते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। उस लड़की की सुंदरता देखने लगते हैं। लड़की कहती, सतीश अपने होश में आ जाओ, आंखें खोलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारे फायदे के लिए है। सतीश अब होश में आ चुके थे। उस लड़की को घूर घूर को देख रहे थे, जो देखने में अब कोई फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। कपड़ा लत्ता भी ऐसे ही अब पहन रखी थी और उन्हीं के बगल में लेटी हुई थी। उसके बदन से एक खुशबू सा अब निकल रहा था, जो सतीश को अब नाकों में महसूस हो रहा था। ऐसा सुगंध था कि बस सतीश को लगा कि उस लड़की को अपनी बाहों में भर ले। ऐसा ही उस टाइम उनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन लड़की जो थी ना, उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भाव नहीं था। बस वो उठा रही थी कि सतीश उठ जाओ उठ जाओ, मैं तुमसे कोई ज़रूरी बात तुम्हारे भले के लिए बताना चाहती हूँ। आप सतीश होश में आते हैं। उस लड़की को देख करके मन में बहुत सारे ख्याल आए थे। आखिरकार उस ख्याल को अब त्याग करते हैं, तब थोड़ा डर भी जाते हैं। आप कौन हैं और आप मेरे बिस्तर पर कर क्या रही हैं? मेरा दरवाज़ा तो बंद था, मैं लाइट बंद करके सोता हूँ, तो आप कौन हैं? कैसे आ गए इस घर में? कौन है? अपने बारे में बताइए। तब लड़की कहती कि डरो मत सतीश, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। अब मैं इसी घर में रहती हूँ। मैं तुम्हारी भले के लिए यहाँ पर आई हूँ। सतीश खौफ में हो जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। कहते हैं कि आप आत्मा हैं, यानी कि आप चुड़ैल हैं? तब वो लड़की कहने लगती, नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं हूँ। मैं एक भली आत्मा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारे ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। सतीश अब समझने लगते हैं कि कैसा खतरा। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, तब मैं आप पर विश्वास करूँगा। तब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम तो छोड़ दो, लेकिन इतना जान लो कि मैं एक प्रेत आत्मा हूँ। मैं इस घर में रहती हूँ काफ़ी दिनों से। मैं तुम्हारी सब बातें सुन चुकी हूँ, तुम्हारे साहब की, तुम्हारी बातें। तुम उस जगह पर जाओगे ना तो तुम लौट के नहीं आओगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं तुम्हें देखी ना तो मैं तुम्हारे ऊपर तरस करने लगी। अब जाना या ना जाना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वो जगह ही बहुत भयानक है, और ख़ास करके अमावस की रात को वहाँ पर आत्माओं के वास हैं। एक से एक खतरनाक आत्माएं वहाँ पर हैं। हर पल पर, हर डग पर एक आत्मा तुम्हें नजर आएगी। तुम्हें वहाँ पहुँचने नहीं देगी जिस जगह पर तुम्हारे साहब कर रहे हैं। हाँ, वो मटका ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन मटके के अंदर में क्या है मैं वो नहीं जानती हूँ। आप ये सारी बातें जब सुनते हैं सतीश जब सुनते हैं ना तो दंग रह जाते हैं कि इस लड़की को कैसे पता? ये तो हमारे और साहब के बीच में बात हुई थी। तो आखिर ये लड़की वास्तव में कोई प्रेतात्मा ही है? यकीन करना चाहते हैं। तब कहते हैं कि मैडम जी, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? लड़की कहती, हाँ बेशक छू सकते हो, छू लो। अपना हाथ आगे कर देती है। अब नरम नरम हाथ, सुंदर हाथ को छूते हैं, महसूस करते हैं। और तब कहते हैं कि मैं तो जो सुना था कि प्रेतात्माओं को कोई छू नहीं सकता। तब लड़की हंसने लगती है कि बिल्कुल सही सुना था। जो कुछ आत्माएं हैं ना, अब ऐसी होती है जो आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन आत्माओं में से नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ। तुम मुझे अब महसूस भी कर सकते हो, तुम मुझसे बात भी कर सकते हो। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल वाजिब है। कुछ आत्माएं लोगों को नज़र नहीं आती हैं, और जो ज़्यादा अब एक तरह से पावरफुल आत्मा होती है और वो सब कुछ कर सकती है। उनमें से ही मैं हूँ।
लेकिन मैं दुष्ट आत्मा नहीं हूँ। मैं लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। मैं लोगों को तकलीफ़ से उभारने का काम करती हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझ रही हूँ कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, और मैं ये भी समझ रही हूँ कि तुम उस काम के करोगे, जाओगे, उस जगह पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और तब मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि सतीश, इस काम को छोड़ दो, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी जान का खतरा भी हो सकता है। सतीश लड़की की बातें सुनते हैं। यही तो उनके दिमाग में भी चल रहा था कि इस काम में तो पैसा बहुत है जो साहब देंगे, लेकिन कितना बड़ा रिस्क है। ये लड़की ने जो एक प्रेतात्मा है, अब वो सही बता रही है। और तब कहते हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझे राय दीजिए, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं? और तब वो लड़की कहती कि हाँ, मुझ पर तुम यकीन कर सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ कि तुम उस जगह पर जाओगे, लेकिन सुरक्षित बाहर आओगे तो मुझे अंदेशा है। हाँ, ये जो जिसके घर में हो ना, ये भी अरे गहरे नहीं है, ये भी एक बड़े तांत्रिक हैं। ऐसे तांत्रिक नहीं हैं कि लोगों के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता, सरोकार नहीं है, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अब सतीश ये सारी बातें सुन करके मन में बहन तो उठ जाता है, और सोचने लगते हैं कि सुबह होते ही मैं साहब को मना कर दूँगा कि साहब, अब मुझसे काम नहीं होगा, मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। अब लड़की से कहते कि ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे वही गरीबी अब आ जाएगी। मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाऊँगा, मुझे टाइम पर खाना नहीं मिलेगा, टाइम पर मुझे अब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे पीने की आदत है, तो अभी सब पैसा कहाँ से आएगा? मैं शादी करना चाहता हूँ, अपना नया घर बनाना चाहता हूँ। तब लड़की कहती है कि देखो, अगर तुम्हारे साथ में ऐसा समस्या है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। हाँ, मैं ये काम जरूर कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अगर तुम्हारे साथ में ऐसा कोई खतरा होगा तो मैं तुम्हें वार्न करूँगी कि सतीश, इधर नहीं इधर भागो, इधर नहीं इधर चलो। जितना हो सकता है तुम्हारे लिए मैं कर सकती हूँ, तुम्हारी गरीबी के कारण। सतीश अब उस लड़की के चेहरा देखने लगती है कि अभी कुछ देर पहले तो मना कर रही थी, अब फिर मेरा साथ देने के लिए तैयार होगी। शायद ये गरीबी की वजह से, गरीबी की वजह से तो ये इतना बड़ा अब ये खतरे वाला काम करने जा रहा था। लड़की से अब दोस्ती हो जाती है और वो कुछ घंटों तक बातचीत करने लगते हैं और एक नज़दीकी से महसूस होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो कह रही है ना, ऐसे ही है, सीधी सादी प्रेतात्मा है और ये लोगों को कभी कष्ट नहीं देती है। आखिरकार वो लड़की अब उनके पलंग से उठती है और कहती है, सतीश, तुम सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी है। अब मुझे अभी कहीं जाना है, अब मुझे कोई बुला रहा है, मुझे अब कहीं से खबर मिल रही है, अब मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। तब तक तुम आराम करो, फिर मैं तुम्हारे पास में आऊँगी कल की रात में, अब मुझे जाना ज़रूरी है। अब फिर वो लड़की उसी दरवाजे से आर पार होकर के बाहर निकल जाती है। सतीश देखते रह जाते हैं। मन में तरह तरह का विचार आता है कि अरे, ये तो साहब एक बड़े तांत्रिक हैं और अपने बारे में कुछ बताए नहीं। चलो, सुबह होते मैं फिर साहब से चर्चा करूँगा, कहीं साहब नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अब तो लड़की हमारी मदद करने के लिए बोल दिया है मेरी गरीबी के कारण, तो क्या ऐसे सवाल साहब से पूछना चाहिए? खैर, जो होगा देखा जाएगा, अभी सुबह तो होने दो, अभी तो बहुत रात बाकी है। अब सोने लगते हैं, कुछ देर में नींद भी आ जाती है। सुबह उठते हैं सतीश अंगड़ाई लेते हुए, और दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो क्या वो आत्मा निकली थी? उस टाइम दरवाज़ा तो अब खुल तो नहीं गया था। मन तो थोड़ा भयभीत हो जाता है और बाहर निकलते हैं। अभी बाहर जो साहब का कमरा है वो तो बंद ही है, अंदर से बंद है, बाहर से साकल नहीं लगा हुआ है। तब उनको लगा कि साहब अभी सो रहे हैं। अब जाते हैं, फ्रेश होते हैं, सब कुछ तैयारी हो जाते हैं और ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते हैं। ड्राइवर आ जाता है और कुछ बाज़ार से खाने पीने का सामान लेकर आता है, नाश्ता पानी टेबल पर रख देता है कि साहब, जो आपकी इच्छा है आप इसमें से निकालिए और भोजन कीजिए। साहब को लग रहा है कि अभी तबीयत सही नहीं है, रात में उनको हल्का सा बुखार आ गया था, मुझे बुलाए थे और दवा भी मैंने दिया था। मैं जाकर पता करता हूँ कि साहब सही है कि नहीं है। अब सतीश को समझ में आता है कि
साहब को ना उठने का मकसद क्या है, मतलब क्या है। तबीयत खराब है। और बाकी में कुछ देर के बाद में ड्राइवर और साहब लौटते हैं। अब बाकी में थके थके से साहब दिखाई देते हैं। सतीश उठ के खड़े हो जाते हैं। साहब से हालचाल पूछते हैं कि साहब क्या हो गया। और तब साहब हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, बस हल्का फुल्का बुखार हो गया था, लेकिन ड्राइवर ने मुझे बुखार का दवाई दे दी तो अब सही है, चिंता वाली बात नहीं है। तो कैसी रही तुम्हारी रात का, सब कुछ सही रहा, कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ में। और तब सतीश बताते हैं कुछ भी नहीं साहब, सब कुछ आपकी कृपा से सही चल रहा है। सवाल तो बहुत सारे थे मन में, लेकिन डरते थे कि साहब नाराज हो गए और फिर कहेंगे कि सतीश तुम चले जाओ, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, ये काम मैं किसी और से करवा लूँगा। इसलिए थोड़ा डर गए थे सतीश। अब खाना पीना इसके अलावा कोई काम थाम देंगे नहीं। अब जो दोपहर होता है, दोपहर का भोजन करने के बाद में साहब सतीश को बुलाते हैं। अब फिर एक बार कुछ कागज़ पर ड्राइंग खींचने लगते हैं। जब वो पूरा होता है तो सतीश को अब कुछ समझ में तो आता नहीं कि आखिर ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं क्या है, ये ऊंचे ऊंचे जगह बनाए गए हैं, ये कि सब क्या है। अब हैरानी से वो उस ड्राइंग को देखने लगते हैं और तब ड्राइंग पूरी हो चुकी होती है। साहब कहते हैं कि सतीश इस ड्राइंग को ज़रा समझो, देखो ये है खंडहर, पुराना खंडहर। ऐसे वहाँ पर 3 खंडहर हैं, लेकिन इस वाले खंडहर में जाना है, ये सब निशान तुम्हें वहाँ पर मिलेगा। अब मैं सब कुछ मार्क कर रखा हूँ कि किधर से तुम्हें जाना है और उस जगह पर पहुँचने में तुम्हें दिक्कत ना हो। जब अमावस की रात आएगी ना, तो अब ये ड्राइंग अपने दिमाग में बिठा लो। इसी ड्राइंग के इसी रास्ते के हिसाब से तुम्हें उस जगह पर जाना है। और वहाँ जाने के बाद वो तुम्हें खुद मटका तुम्हें बुलाने लगेगा। एक आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे मटके के अंदर से कोई गाना गा रहा हो, ऐसी ही तुम्हें आवाज़ महसूस होगी। और इसके बाद तुम उस खुद जगह पर पहुँच जाओगे। और हाँ, तुम्हारे पीछे कोई होगा तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अगर तुम पर कोई विपदा आती है ना, तो तुम्हें वो बचाने की कोशिश करेगा, तुम्हें सुरक्षित उस जगह से निकालने का भरपूर प्रयत्न करेगा। लेकिन इसमें भी 1% की चांस है कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है उस जगह पर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये खाका पूरा बना दिया हूँ। हाँ, देख लो, समझ लो, ये आज की आखिरी बार है। इसके बाद मैं तुम्हें अब कुछ और नहीं बताऊँगा। ये काम अगर तुम्हें आसान लगता है तो अभी भी तुम कर सकते हो, और नहीं लगता है तो अपने घर लौट सकते हो, अपने मामा के घर जा सकते हो। सतीश ड्राइंग को समझते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आ गया हूँ तो खाली हाथ तो लौटूंगा नहीं, मैं ये आपका ये पूरा काम करके ही जाऊँगा। साहब खुश हो जाते हैं, कहते हैं वेरी गुड, फिर और क्या चाहिए। बस 2 दिन रह गया और 2 दिन बस किसी तरह कट जाए। और इसके बाद वो मटका आ जाएगा, और इसके बाद तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। और जो तुमसे वादा किया है उसे मैं ज़्यादा ही दूंगा। जो तुम्हारे सपने हैं वो सपने तुम पूरा कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। सतीश बड़ा खुश हो जाते हैं। साहब सपने दिखाते हैं तो खुश तो होना ही था। रात होती है और रात में खाना पीना खाने के बाद में अब तो हर रोज़ देसी जहाँ दारू पीते थे, अब तो वहाँ विदेशी दारू मिल रही है। रात हो जाती है। खाना पीना सब करने के बाद में अपने कमरे में सतीश आ जाती है और उसी पलंग पर और उसी महंगे फर्नीचर वाला घर में अब आराम करते हैं। नींद आ जाती है। और इसके बाद जब आँख खुलती है तो वही लड़की, प्रेतात्मा लड़की, उनको उठाती है। सतीश, सतीश, आंखें खोलो, आंखें खोलो, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। क्या तुम सोते ही रहोगे? उठो उठो सतीश, उठो। और तब सतीश आंखें खोल देते हैं। आंखें एकदम बड़ी बड़ी अब उसके चेहरे पर अब दिखाई देती है। आंखें बिल्कुल अब लग रहा है कि बस घूरते रहूं, घूरते रहूं। सतीश का ऐसा मन हो रहा है। इतनी सुंदर दिख ही रही थी आज। चेहरे पर एक नूर था, गजब का आकर्षण था। शरीर से एक खुशबू सी उठ रही थी। और तो सतीश का तो ऐसा मन कर रहा था कि अपने बाहों में भर ले, उसको छोड़े नहीं। ऐसा उनका मन व्याकुल हो उठा था। और ऐसा ही करते हैं। ये सब अचानक होता है। उनकी ऐसे कोई मनोदशा नहीं थी कि उस लड़की के अपने बाहों में भर ले।
अब बाहों में भरने के बाद डर जाते हैं। लेकिन लड़की कहती है अरे नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम अपने आप में नहीं हो इस समय में। अब तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, तुम्हारी मन दशा समझती हूँ। लेकिन सुनो, मेरी बात सुनो, ये सब बात की बातें हैं। अब पहले मैं जो तुम्हें बताना चाहती हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। सतीश अपने बाहें अब उसके हटाते हैं और फिर सतर्क होकर बैठ जाते हैं। और फिर उनके मुंह से आवाज़ उठती है कि जी बताइए, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। और तब लड़की कहती है कि देखो सतीश, मैं सब जानना चाहती थी कि आखिर उस मटके के अंदर में क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए वो तांत्रिक यानी तुम्हारे साहब तुम्हें बुलाए हैं। मैं आज पता करके आई हूँ। आज जो मेरे सोर्स हैं जिससे मैं बात करती हूँ, अब मैं समझ पाई हूँ उसके बारे में। उस मटके के में ऐसी एक शक्ति बंद है। अगर वो शक्ति तांत्रिक को हाथ लग जाती है तो उसका जो पावर है ना, पावर शक्ति और बढ़ सकती है। वो जो चाहे अब उसके पास में पावर मिल जाती है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और तभी इतना पैसा तुम पर खर्च कर रहा है। और वो शक्ति काफ़ी दिनों से अब उसी जगह पर है। और ऐसी शक्ति है कि आम लोग इसको छू नहीं सकते। ज़रूर अब तुम्हारा जो शरीर है ना, अब इसमें कोई ना कोई विशेषता जरूर होगी, और जिसके वजह से ये तांत्रिक तुम्हें चुना है। क्योंकि ये ऐसी शक्ति है, उस मटके को कोई आम लोग हाथ नहीं लगा सकते। छूते ही वो गायब हो सकती है, उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। सतीश जब सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझ में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है, क्या ये लड़की सच बोल रही है। विश्वास नहीं करते हैं और तब घूरने लगते हैं। लड़की को लगता है कि सतीश विश्वास नहीं कर रहे हैं। और तब वो कहती है कि ना, जो मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल सही बात है। तुम में कोई ना कोई तो विशेषता है सतीश, और तभी ये तांत्रिक तुम्हें चुना है। और देखो, अब ये काम तो तुम कर ही सकते हो, और इसके लिए मैं भी अपने आप को तैयार कर रखी हूँ। मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। तुम बिल्कुल इस काम को कर सकते हो, और जो होगा मैं देख लूँगी। लेकिन मैं अब थोड़ा डरी हुई हूँ कि इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ न कुछ तो गलत हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उस जगह से तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी गरीबी से तुम्हें अब ये सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम गरीबी से बाहर आ सको और अपना भविष्य बना सको। जब सतीश सुनते हैं ना उस लड़की की तरफ में, तो और उस लड़की पर प्यार आने लगता है कि वाकई में ये लड़की मेरी दोस्त बन सकती है, और देखने में तो एकदम इंसान की तरह दिख रही है। इसमें तो कोई प्रेतात्मा वाली कोई बात ही नहीं है। और तब फिर बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं क्या मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ। लड़की मुस्कुरा देती है और कहती है क्यों नहीं प्यार कर सकते, मैं भी तुम्हें प्यार कर सकती हूँ और तुम भी मुझे कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, ऐसा मैं तुम्हारे साथ में कभी नहीं कर सकती। अब इसके बाद सतीश और वो प्रेतात्मा एक दूसरे के बाहों में अब एक तरह से अब नाइट का सफ़र है, रात का सफ़र है, और फिर वो रात का सफ़र जारी रहता है। सुबह जब आँख खुलती है तो उस कमरे में वो प्रेतात्मा है नहीं। प्रेतात्मा कब की चली गई है सतीश को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन सब रात की बातें याद करके मुस्कुराने लगते हैं कि अब तो मेरी प्रेतात्मा अब दोस्त बन गई है। अब तो मुझे अब डरने का कोई मतलब ही नहीं है। अब कोई ऊंच नीच होगा तो वो तो खुद संभाल लेगी। तो अब तो मैं ये काम को बखूबी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी क्या शक्ति है उस मटके के अंदर में जो ये तांत्रिक लाखों रुपया दे करके अब पाना चाहता है, और आम लोग उस मटके के क्यों नहीं छू सकते हैं। मुझ में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए वो तांत्रिक मुझे चुना है। तो दोस्तों, ये थोड़ी लंबी कहानी है, और इस कहानी को अगला भाग मैं कल लेके आऊँगा। तब तक थोड़ा सा आपको अब सब्र तो करना ही पड़ेगा। आज ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, इसका जो अगला पार्ट है ना और भी मज़ेदार है। तो चलिए इस कहानी को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल मैं ज़रूर इस कहानी को इसी वक्त में इसी टाइम पर और इसी चैनल पर लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसको
एक नया ऑप्शन मिला है यूट्यूब की तरफ से, आप मुझे हाइप भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।